हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मैक के इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमने मैक को VMware में हमने इंस्टॉल किया था। और नेक्स्ट हमारे को इसके कुछ एडवांस यूसेज के बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। मैक ओएस में कैसे हम बेसिक जो उसका यूसेज है कि कैसे उस पर काम करना है, और फिर उसमें जो एडवांस जो उसके यूसेज है जहाँ पे डेवलपर्स मैक ओएस पे एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, हम वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैंने 6 मॉड्यूल्स बनाए हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे मैक ओएस के, और कुछ एडवांस मैक ओएस के टेक्निक्स। इसके बाद हम कुछ हिडन फीचर्स और जो एक्सपर्ट जो टूल्स होते हैं वो हम जानेंगे। फिर मैक ओएस को डेवलपर्स और प्रोफेशनल कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स होंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम एक ओवरव्यू लेंगे मैक ओएस का, और कैसे ये जो आज तक इसके जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, और इंटरफेस को हम नेविगेट करके देखेंगे कैसे इस पे काम किया जाता है। फिर सिस्टम जो प्रेफरेंस होता है या सेटिंग्स होता है उस पर हम चेक करेंगे कि कैसे उस पर हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। फिर बेसिक फाइल मैनेजमेंट है कि कैसे फाइल वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट जो है इसके फीचर्स के बारे में होगा, जो कि कैसे हम मैक ओएस के जो एप्लीकेशन है उससे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एडवांस फाइल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, फिर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम मैक ओएस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसके सिस्टम परफॉर्मेंस को हम वो भी जानेंगे। एडवांस मॉड्यूल पे हम अपना जैसे टास्क वगैरह कैसे मैनेज करते हैं ऑटोमेटेड से, टर्मिनल कमांड लाइन क्या होता है इसका, पावर यूज़र के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, फिर मैक ओएस पे कैसे हम वर्चुअल मशीन या बूट कैम्प बना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। कुछ हिडन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम मॉड्यूल 4 में। इस पे हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे स्पॉटलाइट सर्च के बारे में, और जो एक्टिविटी जो मॉनिटर है मैक ओएस में उसको थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। फिर मैक ओएस के सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा काफ़ी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है नेटवर्किंग और जो रिमोट एक्सेस है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल 5 में हम डेवलपर्स के लिए कैसे मैक ओएस काफ़ी यूज़फुल है, जैसे मैक बेस्ड हम एप्लीकेशन बनाते हैं या मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उस पर एक्स कॉर्डर कुछ डेवलपर टूल्स यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, कस्टमाइज़ और मैनेज करना होगा हमारे वर्क फ्लो को, जो हम काम कर रहे हैं उसको वर्क फ्लो कहते हैं। और मैक ओएस में अगर वीडियो एडिटिंग करना है आपको या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। इसके बाद हम मैक ओएस जो है वो किसी बड़े कंपनी में या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम कैसे उसको यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। लास्ट में जो मॉड्यूल 6 है उसमें हम ट्रबल शूटिंग करेंगे कुछ कॉमन इश्यूज़ को, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जान लेंगे। और जैसे आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया इसके बाद आगे इसका क्या यूसेज है हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारे मैक ओएस की तरफ, और वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। चलिए थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इसका कि मैक ओएस कैसे यूनिक्स से रिलेट करता है। तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे 1969 से हमारा यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके कई सारे वर्जन्स आए, और उसी से कई सारे ब्रांचेस हुए, मतलब लोगों ने अपना जो यूनिक्स का जो कर्नल था उसी को मॉडिफाई करके या उसी में कुछ अल्ट्रेशन करके उसको सुधार करके अपने अपने वर्जन लाया। तो यहाँ पे आप BSD देख सकते हो इस लिंक में, और यहाँ पे PWB यूनिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे जेनिक्स है,
सन ओएस है, आप यहाँ पे सोलारिस भी देख सकते हैं, ये सोलारिस है। यहाँ पे एचपी के जो यूएक्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो भी है। इसी जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मिनिक्स भी आया हुआ है, फिर लिनक्स भी आया हुआ है। और जो अभी जो लिनक्स जो करंट चल रहा है, लिनक्स के करंट जो वर्जन है 6.x, इसका मतलब जो कर्नल वर्जन है लिनक्स का वो 6.x मतलब 6 वर्जन चल रहा है इसका। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैक का जो हिस्ट्री है, नेक्स्ट स्टेप और फिर ओपन स्टेप, ये जो इसके वर्जन थे 1.0 और 4.2, ये पुराने वर्जन थे। इसी को और अच्छे से सुधार करके मैक ओएस एक्स लाया गया, और बाद में इसको एक्स को हटा के सिर्फ मैक ओएस किया गया इसको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 10.x मतलब 10 वर्जन से लेके 13 वर्जन तक, ये देखिए जो डार्विन कहते हैं 1212 तो ये इसका पूरा हिस्ट्री है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कैसे। तो जैसे 1985 में जैसे जैसे आप जानते हैं कि एप्पल के जो फाउंडर थे वो स्टीव जॉब्स थे, तो उनको एप्पल से हटा दिया गया। फिर उन्होंने कुछ और कहीं से फंड लेके अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की तैयारी करी। तो उसी के नतीजे में उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बनाया था, ठीक है। और काफ़ी समय बाद जब उनको एप्पल से हटा दिया गया था, उसके बाद कंपनी ने फिर उनको वापस लिया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैक को थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए। इसकी काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है। सो जो पहला इन्होंने जो जैसे यहाँ पे मैक बनाया था, जो मैक ओएस एक्स कहते थे पहले इसको हम, तो पहले के जितने भी मैक थे वो उसको जैसे हमारे नॉर्मल जो विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर्स को हम पीसी कहते हैं, तो वो उन्होंने उसको पावर पीसी कहा उसको। और स्टार्टिंग में ये जो प्रोसेसर थे, क्योंकि उस टाइम पे 64 बिट आया नहीं था, तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो 32 बिट के थे, तो उसको 32 बिट का पावर पीसी कहते थे उसको। जो सबसे पहले जो इनका पब्लिक जो बीटा रिलीज़ था, जैसे जो आज हम मैक ओएस कहते हैं, तो उसका जो पहला जो बीटा रिलीज़ था, इससे पहले डेवलपर भी हुआ करते थे, उससे पहले एक मैक ओएस का सर्वर 1.0 भी आया था, जिसमें थोड़े ग्राफिकल वगैरह थोड़ा अच्छे थे। और उसके बाद इन्होंने फिर अपना जो फर्स्ट पब्लिक बीटा जो रिलीज़ किया था, जैसे आज हम कई सारे कोड नेम से जानते हैं मैक ओएस को, तो सबसे पहला जो इनका बीटा रिलीज़ था पब्लिक का, वो था कोडियक। वो उनका इंटरनल कोड नेम था। इसके बाद हमारा जो 10.0 आया, जिसको हम मैक ओएस एक्स कहते थे, 10.0 उसका कोड नेम था चीता। देन उसके बाद आया प्यूमा 10.1, 10.2 को हम जगवार कहते थे, 10.3 को पैंथर, फिर 10.4 को टाइगर, फिर ऐसे ही 10.5 को लेपर्ड कहते थे। फिर 10.6 आया, स्नो लेपर्ड कहते थे उसको, 10.7 को हम लॉयन कहते थे। फिर 10.8 आया, माउंटेन लॉयन कहते थे उसको। फिर मैवरिक्स आया, जिसको हम 10.9 कहते थे। 10.10 जो आया था वो योस्माइट है। ऐसे ही एआई कैप्टन था, और अपना सियरा था, हाई सियरा आया, फिर मोजावे आया है। इसके बाद कैटलीना, फिर बिग सूर। ये बिग सूर जो आया था मैक ओएस 11 कहते हैं इसको, मतलब 10 की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे, फिर 11 की सीरीज़ में बिग सूर। अब वो पॉइंट वाला जो था उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद डायरेक्ट मैक ओएस 11 को मैक ओएस 12 कहा गया, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रे था। फिर मैक ओएस 13 जो अभी ऑलमोस्ट चल रहा है सब जगह, वेंचूरा है, और अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो सोनोमा है। तो सोनोमा जो है अभी लेटेस्ट है। नेक्स्ट अभी सिक्वा आएगा, अभी भी उसका रिलीज़ का टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये जून के आसपास की बात हुई है, तो उसको बताएंगे रिलीज़ कब होगा। तो पहले जो हमारे जो जगवार जो मैं बताया था, उसको पावर मैक कहते थे, पावर मैक G5, जैसे पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 4 होता था, वैसे ही इंटेल में उसको हम G5 कहते थे, जो प्रोसेसर होता था उसको। तो उसको पावर मैक G5 कहते थे, वो उनका हाईएस्ट था। फिर बाद में इन्होंने इंटेल से अपना करार करके अपना खुद का इन्होंने
इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करने लग गए थे अपने मैकबुक्स में। तो ये इसका हिस्ट्री है। और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट इसके हिस्ट्री में हुआ, लेकिन जो ये जो हमारा मैक ओएस है आज तक का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमेशा से इसके हार्डवेयर जो थे महंगे थे, इनको मेंटेन करना मुश्किल था नॉर्मल लोगों के लिए, इसलिए ये थोड़ा कम पॉपुलर हुआ विंडोज़ से, क्योंकि विंडोज़ जो है उसका जो हार्डवेयर का जो मार्केट था वो ओपन था, और मैक में या एप्पल में ऐसा नहीं था। उनके खुद के हार्डवेयर और उनके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उनकी मोनोपोली के लिए था, इसलिए वो लेस पॉपुलर हुए। बट दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम मैक कहते हैं। एक इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो जैसे हमारे पास विंडोज़ 98 था या 95 था, उसमें बहुत सारे ब्लू स्क्रीन आते थे, तो ऐसे मैक पे भी आते थे, क्योंकि उस टाइम तक इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो उस पे भी, मैक पे भी ऐसे एरर आते थे। ये बहुत पुराना मैक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आते रहते थे। इसके अलावा जो इसका जो यूज़र इंटरफेस है काफ़ी धीरे धीरे चेंज हुआ। वो जैसे कि जो एक बी ओ एस कहते थे, वो इस तरह से दिखता था। ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, जो हमारे एप्पल है वैसे। जैसे आज का जो एप्पल का जो मैक ओ एस है, ये वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। आज हम काफ़ी डेवलप्ड हैं। ये देखिए आप, ये पुराना मैक ओ एस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले ये इस तरह के अलग अलग विंडोज़ में दिखाई देता था, और ये जो ग्राफिकल जो भी इंटरफेस है, ये उतना अच्छे नहीं हुआ करते थे। बात कर लेते हैं मैक के जो फीचर्स के बारे में, ये इतने यूनिक क्यों हैं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर ये होगा कि ये बहुत इजी है यूज़ करने में, और जो इसका इंटरफेस है काफ़ी ये स्मूथ है। मतलब जैसे विंडोज़ में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये नहीं चल रहा या हैंग हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका खुद का हार्डवेयर होता था एप्पल का, तो उनको पता था कि किस जो एप्लीकेशन है कैसा चलेगा। अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर्स हैं, और उस पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो अगर वो ज़रूरी नहीं है कि हर हार्डवेयर इसको सपोर्ट करे। क्योंकि मैक का खुद का हार्डवेयर था, इसलिए उसमें एरर्स कम आते थे। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा, वो आपको स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम देता था। दूसरा, इसका जो इनिशिएटिव या कह लेते हैं जो इंटरफेस है इसका, काफ़ी अच्छा था। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नीचे में एक ड्रॉवर दिया गया है, लॉन्च पैड जिसको कहते हैं। यहाँ पे ऊपर मेन्यूज़ वगैरह हैं, फाइंडर वगैरह। तो ये काफ़ी स्मूथ था इनका। और इनका जो फीचर्स था, इन्होंने क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जिसको बाद में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ ने या लाइनक्स ने इसको अडॉप्ट किया, मतलब उसका कॉपी बनाया कह लें। तो काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो मैक की ही देन है। और जैसे हम जान सकते हैं इसका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो रेंज है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे जो मैक के लिए बना हुआ है वो इसमें काफ़ी अच्छे से चलता था। जैसे मोस्टली आप देख सकते हैं कि जो भी वीडियो रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, या जैसे बड़े जो भी, जैसे जो फ़िल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं या जो भी, उनके पास ऑलमोस्ट मैक होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा और स्टेबल है। इन सब चीज़ों में परफॉर्मेंस भी वो काफ़ी अच्छा देता है। जो दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसके जो वायरस वायरस होना या इसमें कुछ मालवेयर आना, जैसे विंडोज़ में अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे वायरसेस लिखे गए और वो सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं था। इसमें वायरस के जो प्रोटेक्शन था वो ना के बराबर थी। मतलब आप उसको आप, मतलब इसमें आप एंटीवायरस डालने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप कोई भी वायरस का अटैक है इस पे जल्दी असर नहीं करता था, क्योंकि मोस्टली विंडोज़ के लिए लिखे गए थे। और अ, एक साथ जैसे हम कई एप्लीकेशन में काम करना चाहते थे, है ना? तो ये मल्टीटास्किंग में भी बहुत अच्छा था ये। इसका जो सीपीयू, आईओ और जो इनपुट आउटपुट और जो मेमोरी वगैरह है, जो हार्ड डिस्क का जो रीड राइट है, ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था। तो वो इसकी वजह से ये जो हमारा मैक ओएस है ये काफ़ी स्मूथ था। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। जिसको भी अगर अच्छे से अच्छे
ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है वो ऑलमोस्ट मैक ही चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है मैक और जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें। तो सिंपल सा डिफरेंस है जो कर्नल है इसका। सबसे पहला तो डिफरेंस यही होता है कि जो कर्नल होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया था कि यूनिक्स बेस्ड है, यूनिक्स से ही डिराइव हुआ है, मतलब यूनिक्स से ही आया हुआ है। मतलब यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके कर्नल को मॉडिफाई करके इन्होंने अपने तरीके से इसको बनाया हुआ है। ऐसे सेम हमारा लाइनक्स भी है। लाइनक्स भी यूनिक्स से ही उसको बनाया गया था और उसको भी मॉडिफाई किया गया। विंडोज़ जो है ये हमेशा अ, है तो वो भी इसी फैमिली से, बट लेकिन उसको माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अलग तरह से डिज़ाइन किया। उसमें स्टार्ट मेन्यू होते हैं, इसमें जो जो ड्राइव होता है या फिर जो हार्ड डिस्क होता है उसका जो रूट होता है, मतलब स्लैश को हम रूट कहते हैं। तो ये काफ़ी मिलता जुलता है हमारे लाइनक्स से। विंडोज़ में सी ड्राइव होता है, इसमें स्लैश रूट होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें डिफरेंसेस हैं, फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, इंटरफेस में डिफरेंसेस हैं, सॉफ्टवेयर के सपोर्ट में डिफरेंसेस हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिर्फ विंडोज़ में चलते हैं, मैक में नहीं चलते। और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैक में ही चलते हैं और विंडोज़ में चलना आना मुश्किल होता है। वो हम आगे पढ़ लेंगे कि काफ़ी सारे जो आगे जो फीचर्स हमें जो देखना है उस पर। एक बार हम इसके इंटरफेस को देख लेते हैं कि ये डेस्कटॉप है हमारा। इसको जैसे विंडोज़ में डेस्कटॉप होते हैं, जो स्क्रीन को होता है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये हमारा एक डेस्कटॉप है। इसमें एक डॉक है, इसको हम डॉक कहते हैं, जिस पे आप कई सारे शॉर्टकट्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट मेनू में बनाते हैं विंडोज़ के, ये वैसे ही है सेम। इस पे आप कोई भी शॉर्टकट्स वगैरह आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फाइंडर मिलेगा, ये हमेशा यहाँ पे लिखा होता है फाइंडर। अब फाइंडर क्या है? फाइंडर जो है बिल्कुल विंडोज़ के एक्सप्लोरर के जैसे है। कहने का मतलब ये एक जैसे आपको फाइल खोलना होता है तो ये फाइंडर में ही खुलता है। ठीक है, ये एक आपको एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस देता है। अब जैसे मुझे कोई फाइल खोलना है तो मैं फाइंडर से ही खोलूँगा। ठीक है, तो ये सेम है जैसे कि हमारा एक्सप्लोरर होता है वैसे ही। जैसे ये मेरा ड्राइव है, जैसे हमारा सी ड्राइव होता है विंडोज़ में, वैसे ही है ये। इसको खोलूँगा तो इसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई देगा। विंडोज़ में प्रोग्राम फाइल्स विंडोज़ वगैरह होते हैं, सेम वैसे ही है ये भी। सिस्टम के अंदर आपके सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज या कुछ फाइल्स होते हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के काम आते हैं, ये वही काम का है। इसका जो इंटरफेस है आप यहाँ देख सकते हो, ये इस तरह से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। और आप जैसे देखेंगे ये हमारा जो रेड बटन है ये क्लोज़ का है, मतलब इस विंडो को क्लोज़ करने के लिए, ये मिनिमाइज़ करने के लिए और ये बड़ा करने के लिए। तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाता है। आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो फेवरेट्स है कुछ, यहाँ पे जो रिसेंट आपने जो भी काम किया होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आई क्लाउड है, जैसे हमारा वन ड्राइव होता है विंडोज़ में या गूगल ड्राइव होता है, बिल्कुल वैसा ही है। आपके जो भी फाइल्स हैं आप आई क्लाउड के अंदर रख सकते हैं। ये एप्लीकेशंस का एक शॉर्टकट है, जहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये डेस्कटॉप है जहाँ पे अपने फाइल्स, मतलब ये डेस्कटॉप पे अगर आप यहाँ पे कोई फाइल रखते हो या कुछ शॉर्टकट बनाते हो तो वो यहाँ पे दिखेगा। विंडोज़ में भी डॉक्यूमेंट्स होता है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं आपके जो डाउनलोड है वो यहाँ पे आएगा। ये आपके डिवाइसेस है, जैसे आप CD रोम है या ISO माउंट करते हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ टैग्स होते हैं यहाँ पे। आइए ये टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। टैग्स को हम इस तरह से जान सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारे फाइल्स हैं, आप चाहते हैं कि कुछ फाइल्स, मतलब आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या एक तरह से पहचान बनाना चाहते हैं आपके फाइल्स का कि कौन सा फाइल किस काम का है। जैसे आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के फाइल हैं तो उसको आप स्पेशल टैग्स दे सकते हैं, उनको कलर भी दे सकते हैं। तो जैसे आप सर्च करेंगे या उसको क्विकली उसको आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो टैग के थ्रू आपको आराम से वो दिख जाएगा कि भाई ये मेरे फाइल्स हैं। ये सर्च में भी अच्छे काम आते हैं। आपको जैसे क्विकली आपको किसी भी सिस्टम में आपके फाइल्स को आइडेंटिफाई करना है या जानना है, या किसी स्पेशल तरह के फाइल्स जो हैं उसको आप सर्च करना चाहते हो तो ये टैग्स ही काम आते हैं।
तो टैग्स एक अच्छा फीचर है जो कि विंडोज़ में नहीं होता। तो यहाँ से आप क्विकली अपने फाइल्स को एक स्पेशल टैग दे सकते हैं और उसके थ्रू आपको उस टाइप के जो टैग्स हैं उससे रिलेटेड ही फाइल आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने फाइल को क्विकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक सही फीचर है इसमें। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये जो बटन्स हैं, ये बैक मतलब ये जैसे आप किसी फ़ोल्डर में हो या कहीं पे भी हो, तो आप उससे पहले आपने जो काम किया था, जो भी आप जिस जगह पे थे, उसको जाने के लिए बैक और उससे आगे जाने के लिए ये फॉरवर्ड बटन है। तो ये बटन्स इस तरह से काम आते हैं। जैसे मुझे अब ये क्लोज़ करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा या फिर फाइंडर में जाके यहाँ पे फाइल्स, गो, तो मैं यहाँ पे बैक, ठीक है? तो इस तरह से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो मेन्यूज़ है, क्लोज़ विंडो, फाइल के अंदर क्लोज़ विंडो करेंगे तो ये विंडो क्लोज़ हो जाएगा। और जितने भी यहाँ पे मेन्यूज़ हैं, जैसे हमारा फ़ोल्डर ऑप्शंस होता है विंडोज़ में, वैसे ही है। जैसे लिस्ट में आपको देखना है फाइल्स को या कॉलम्स में देखना है, अरेंज कैसे करना है उसको, ऑटोमेटिक करना है, एप्लीकेशन बाय करना है, या जो बार है, स्टेटस बार है हमारा, पाथ है, वो सब हाइड करना है या देखना है, या कस्टमाइज़ करना है टूल बार को, जो भी हमारे टूल बार्स हैं ये, तो ये इसके काम आता है। गो एक शॉर्टकट का सिंपल वे है। जैसे आप कहीं पे भी अपने सिस्टम में आपको अगर कुछ भी चीज़ क्विकली सर्च करना है, तो आप यहाँ से, या किसी भी जगह पे आपको किसी पार्ट में आपको जाना है, तो क्विकली आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे विंडोज़ में होता है, अगर हमें सिस्टम 32 के अंदर जाना है तो हमें पूरा प्रॉपर सिस्टम 32 खोलना पड़ता है। यहाँ पे आप माई कंप्यूटर खोलेंगे, जैसे माई कंप्यूटर होता है उसमें, फिर मैक ओएस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। एक बार विंडोज़ देख लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए, जूम करने के लिए, इसको साइकिल करने के लिए है। और ये होता है ब्रिंग ऑल टू फ्रंट, जैसे कोई आप किसी विंडो में हो, आप उसको सामने लाना चाहते हो, तो ये सब उसी काम का है। ये हेल्प ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हो, मैक के हेल्प से। बात कर लेते हैं ये टूल्स के बारे में, ये सब। तो जैसे कि ये आपको आइकन से ही पता चल रहा होगा, ये बड़े आइकन्स के हिसाब से दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिटेल व्यू में आ जाएगा इस तरीके से। और ये जो है, ये आपके व्यूज़ बता रहा है, ठीक है? ये फ़ोल्डर्स के टाइप से, जैसे मैक ओएस के अंदर एप्लीकेशन के अंदर ये जैसे हैं, या सिस्टम्स के अंदर मैं जाऊँ तो ये लाइब्रेरी है, तो ऐसे आगे खुलते जाएगा। मतलब एक विंडो से ही आपके जितने भी फाइल्स हैं उसको आप जान सकते हो, ठीक है? और ये देखिए स्क्रॉलेबल भी है। तो इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये जैसे प्रीव्यू बेस्ड भी है। जो भी आपके प्रीव्यूज़ हैं, जो भी आपके फाइल्स के प्रीव्यू हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो कंटेंट का जो प्रीव्यू है, ये वो दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके फाइल्स को कैसे सॉर्ट करना है। फ़िलहाल भी नन पे है, या डेट वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे किस तरह का फ़ाइल है, जैसे टाइप्स ऑफ फाइल होता है ना, कि डॉक है या टेक्स्ट फाइल है या कौन सा, तो उसको सॉर्ट करने का काम आता है वो। तो ये सॉर्टिंग है, ये विंडोज़ में भी होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर, ओपन न्यू टैब। तो आप जैसे इसमें मैं न्यू टैब करता हूँ, तो इसी पे आपको एक नया टैब मिल जाएगा। तो आप एक जगह पे दो तरीके से देख सकते हैं इसको काम। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड आपको जगह अगर करना है इसको सॉर्ट, तो ये आपको एडिट टैग का बटन मिलेगा। कोई भी फाइल्स अगर आपके पास यहाँ पे हैं, जैसे कि जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कई सारे फाइल होते हैं, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ से टैग कर सकता था। तो ये उसका भी ऑप्शन देता है। फाइल, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल अगर आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके आप इसको सर्च कर सकते हो। आपके जितने भी पीसी हैं उसमें, जो भी आपका मैक है उसमें जो भी फाइल्स हैं,
आपके हार्ड डिस्क में जो भी फाइल्स हैं आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो ये सर्च के काम आता है। चलिए अब जानते हैं मिशन कंट्रोल और स्पेसेस के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। तो आजकल ये विंडोज़ में भी विंडोज़ और लाइनक्स ने भी कॉपी कर लिया, जो कि यहाँ पे मैक और इसमें बहुत पहले से ही था। तो मैं यहाँ पे सिस्टम प्रेफरेंस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक मिशन कंट्रोल एक सेटिंग पे जाऊँगा। भाई मिशन कंट्रोल है क्या? तो मिशन कंट्रोल क्या है, कई सारे जो विंडोज़ आप खोल लेते हैं, है ना? या आप मल्टीटास्क कर रहे हो, तो जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है? तो इस डेस्कटॉप पे कई सारे अगर आपने विंडो खोल रखे हैं तो या तो आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा या फिर एक ही स्पेस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? या इसको डेस्कटॉप का जो है इसको स्पेस कह लें, तो स्पेस हम इसको कहते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, इसको हम स्पेस कहते हैं, ठीक है? तो मिशन कंट्रोल क्या करता है, ये आपका जो डेस्कटॉप है इसको अरेंज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली रीअरेंज स्पेसेस बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट यूज़। तो जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे, आप चाहो तो जैसे कि ये एक स्पेस है, इसमें आप चाहे तो 4-5 जितने भी आपको स्पेस बनाने हैं आप वो स्पेस बना सकते हो। और आप जैसे हर एक इस ये जो डेस्कटॉप है या ये जो स्पेस है, इस पे आप कुछ अलग से काम कर सकते हो, जो दूसरा वाला है उस पे अलग से काम कर सकते हो, फिर तीसरा वाला है उस पे अलग से अपने जो भी आप जो भी काम कर रहे हो मल्टीटास्क कर रहे हो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट अपने स्पेसेस पे रख सकते हो और आप उस टाइप का काम कर सकते हो। इसका जो शॉर्टकट होता है, जैसे कि जो मैक का माउस पैड होता है उसमें अगर आप 3 उंगली जो है या 3 जो फिंगर्स है उसको ड्रैग करते हो तो आपको ये डिफरेंट स्पेसेस में जाने के लिए स्विच करता है, मतलब ये घूमते जाता है ये, ठीक है? तो ये आपके स्पेसेस का काम है। जब मतलब कहने का मतलब इसको मल्टीटास्क करने के लिए काफ़ी सिंपल और इनिशिएटिव इसको मतलब अच्छा इंटरफेस आपको देता है कि आपको अगर एक साथ 4-5 अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशन में काम करने हैं तो आप उसको अरेंज कर सको किसी और स्पेस पे और आप उस स्पेस में तुरंत या क्विकली उसको आप स्विच करके वहाँ पे अपने काम कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव हो जाता है आपका ये सब चीज़, जो भी आप काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कोई हम एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सफारी खोला, तो जैसे ये ऐसे बाउंस करने लग जाए इसका मतलब सफारी खुल रहा है। जैसे सफारी खुल गया और जैसे ही सफारी खुला ये फोकस में आ गया, मतलब ये भी इस पे हमारा जो माउस है वो है, मतलब ये हम इस वाले एप्लीकेशन पे आ गए। जैसे ये एप्लीकेशन पे आएगा आप देखेंगे ये जो मेन्यूज़ है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो हमारे फाइंडर का जो मेन्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सफारी के अंदर जो मेन्यूज़ हैं अभी सफारी के मेन्यूज़ आएंगे। तो जैसे जैसे जो जिस जिस एप्लीकेशन में आप काम करोगे उसके मेन्यू के हिसाब से, जैसे अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो और आपने फ़ोटोशॉप लॉन्च किया तो ये फ़ोटोशॉप का जो मेन्यू होता है उस पर चेंज हो जाएगा। तो इसमें मेन्यू इस तरह से चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आज सफारी खोला है तो सफारी के अंदर आप देख सकते हैं अबाउट सफारी, उसके एक्सटेंशन के बारे में, सेटिंग्स के बारे में, हिस्ट्री वगैरह के बारे में। यहाँ पे फाइल नया अगर आपको विंडो खोलना है इसके अंदर, इसका जो टूल बार है इसको कस्टमाइज़ करना है, आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सब देखना है, बुक मार्क्स देखना है, विंडोज़ मिनिमाइज़ करना है, जूम करना है, ठीक है? तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ से इसको अगर क्लोज़ करना है तो मैं यहाँ पे सफारी जाके यहाँ पे क्विट कर दूँगा, ठीक है? तो ये क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम प्रेफरेंसेस देख लेते हैं। ये सिंपल जैसे विंडोज़ में कंट्रोल पैनल होता है ये वैसे ही है और लाइनक्स से काफ़ी रिलेट करता है ये, हालांकि हमेशा से ऐसे था। उबंटू में आपको सेम ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, उबंटू के डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जनरल सेटिंग्स है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, डॉक है, जैसे मैं डॉक पे क्लिक करता हूँ। अब जो जैसे ये जो डॉक है मैं इसको चाहता हूँ कि ये साइज़ जैसे छोटा हो जाए, तो आप देखिए साइज़ ऑटोमेटिकली ये छोटा हो गया। ये एक यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है, जो हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो ये मैग्नीफाई होता है। तो आप यहाँ से चाहो तो मैग्नीफाई बंद भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? और ये किस साइड में होगा, लेफ़्ट साइड में होगा, बॉटम में होगा या राइट साइड में होगा, आप ये चूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्ट्स पे आप चूज़ कर सकते हो कि स्केल इफ़ेक्ट होगा, जैसे ये है स्केल इफ़ेक्ट, और जीनी इफ़ेक्ट आप ये भी
यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी कस्टमाइज़ है, आप इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं सिस्टम प्रेफरेंस में था, अब ये मुझे डॉक का आ गया, फिर हूँ मैं सिस्टम प्रेफरेंसेस में। अब मुझे से पीछे जाना है तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा सिस्टम प्रेफरेंस फिर से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी प्राइवेसी का, स्पॉटलाइट, नोटिफिकेशन, आपके डिस्प्लेज हैं, स्टार्टअप डिस्क आप बना सकते हो यहाँ से, इंटरनेट के अकाउंट्स है, ऐप स्टोर है, पेरेंटल कंट्रोल्स है, सीरी है, यहाँ पे टाइम मशीन आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये इसको ऐसे मान के चलें कि ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स है, जैसे विंडोज़ में होता है उससे कंपेयर कर लें तो बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये जो सिस्टम प्रेफरेंसेस है, इसका अपीयरेंस और जो डिस्प्ले की सेटिंग्स है उसको। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वॉलपेपर चेंज हो जाए तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर, और यहाँ पे मुझे कई सारे वॉलपेपर्स दिख जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैं वॉलपेपर चाहूँ तो अपने खुद के पिक्चर्स भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने वॉलपेपर चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे इसके अंदर पहले से ही वॉलपेपर होते हैं, तो ये वॉलपेपर हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रीन सेवर है, यहाँ पे क्लिक करके मैं जो भी स्क्रीन सेवर है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़र एंड ग्रुप्स, इस नाम से एक सेटिंग है हमारा। यहाँ पे जैसे ये मैं करंट यूज़र मेरा है एडमिन यूज़र, मैं इससे कनेक्टेड हूँ। आप चाहें तो गेस्ट यूज़र को भी इनेबल कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक नया यूज़र बनाना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ये ग्रेड आउट है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये रूट प्रिविलेजेस से ही या रूट के परमिशन से ही चलेगा। अगर आपको परमिशन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे और ये जो लॉक का की है इस पर क्लिक करना है, तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और इससे ये सेटिंग अनलॉक हो जाएगा। जैसे अनलॉक होगा मैं यहाँ पे अब नए यूज़र्स बना सकता हूँ। स्टैंडर्ड यूज़र बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, या पेरेंटल कंट्रोल के साथ बनाना है, या शेयरिंग करना है, या कोई ग्रुप बनाना है, ये इस तरह से आप इस पे और भी यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे हम यूज़र वगैरह बनाते हैं। एक इसमें अच्छा फीचर है पेरेंटल कंट्रोल का। इस पे अब हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा यूज़र है यहाँ पे, अगर वो आप उस पर पेरेंटल कंट्रोल लगाना चाहते हैं या लिमिट उसके जो यूसेज को लिमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग करके इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारे लॉगिन है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र विथ पेरेंटल कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम आपको पासवर्ड मांगेगा, इसको सेटिंग को आप अनलॉक करेंगे। नेक्स्ट जो विंडो देखिए यहाँ पे अपना एज जो भी एज है उसके हिसाब से यूज़र बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम फाइंडर में किस तरीके से कुछ फाइल्स या फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गो पे जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कोई भी फाइल बनाना है या फ़ोल्डर बनाना है तो सबसे पहले न्यू फोल्डर, उसको रीनेम कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप फ़ोल्डर्स बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी एप्लीकेशन है, अगर आपके पास कुछ फ़ोटोशॉप या किसी भी तरीके के जो एप्लीकेशन है तो वो आपको वो यूज़ करके अपने फाइल्स बना सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक पीडीएफ फाइल है यहाँ पे, और इसको मूव करने का सिंपल तरीका वैसे ही जैसे विंडोज़ में होता है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वैसे चल जाएगा। कंट्रोल कॉपी पेस्ट भी वैसे ही है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसको, डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट आइटम किया, तो ये आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे पेस्ट हो गया ये। ठीक है, एक इसका और भी है एडवांस, जैसे इसका एक्सटेंसन है।
तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे आपको लिखा आएगा PDF। कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जैसे कि ये PDF है, इसको मैं खोलूँ तो ये PDF में खुल जाएगा। प्रीव्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसमें ये खुल जाएगा, इसके अंदर जो भी लिखा है वो मुझे दिख जाएगा। अगर अम, अगर कोई डिफ़ॉल्ट या जो भी हमारे पास फ़ाइल है, उसका अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है तो वो नहीं खुलेगा और वो कहेगा, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे ये कुछ फ़ाइल है .cnf, तो .cnf जो है ये एक ओपनएसएसएल का कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, बट मैं इसको खोलूँगा तो ये इस तरीके से कहेगा कि कोई भी एप्लीकेशन सेट नहीं है अ, इस फाइल एक्सटेंशन के लिए .cnf के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हैं या कोई दूसरे एप्लीकेशन से इसको खोल भी सकते हैं। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कई सारे हमारे को एप्लीकेशन दिख रहे हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको टेक्स्ट एडिटर में खोलूँ, तो ये टेक्स्ट एडिट में चूज़ करके ओपन पे मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे ये एडिटर पे खुल गया ये। तो अब हम यहाँ पे कोई भी इसमें एडिट वगैरह करके इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे आपने कोई फ़ाइल पे आप काम कर रहे हो, मुझे इसको कहीं और सेव करना है, तो फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे एक है सेव एज़, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं डॉक्यूमेंट पे सेव करूँ। तो अब आप देखेंगे, मैं टेक्स्ट एडिट से हट जाऊँगा, मेरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एक ओपन एसएसएल आ गया है। और देखिए ये एज अ PDF मैं यहाँ पे इसको सेव कर पाया हूँ। तो अगर नेटिव एप्लीकेशन नहीं है आपके पास मैक में, मतलब जिस एप्लीकेशन से वो खुलता है अगर वो नहीं है, तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में देख लेते हैं कि मैक के अंदर हम जो हमारे जो भी काम है वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सफारी देख लेते हैं। सफारी क्या है? सफारी जैसे हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र या फायरफॉक्स है, ये वैसी वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे आप कोई भी साइट, जैसे कि मुझे गूगल खोलना है, तो ये आप आराम से खोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइट आपको खोलना है तो ये वेब ब्राउज़र, जिससे हम अपने कोई भी साइट वगैरह खोल के इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। कुछ मैक में कुछ बिल्ट इन अपने एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे कि ये सफारी जो है इसका खुद का वेब ब्राउज़र है। ऐसी मेल होता है, हमारे पास कैलेंडर भी होते हैं और रिमाइंडर्स भी होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको। ये कॉन्टैक्ट के काम आता है, ये मेल है। मेल मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना अकाउंट सेटिंग या जो ईमेल आपका है उसका अकाउंट सेटिंग आप लेके, या आपके जो कंपनी का जो ईमेल आईडी है उसको लेके आप उसको सेट कर सकते हैं, चाहे गूगल हो या याहू हो। आई क्लाउड के भी ईमेल आते हैं। एक्सचेंज जो आपका है आप उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके अपने यूज़र नेम पासवर्ड और कुछ सेटिंग्स दे के आप अपना मेल यहाँ पे ही आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जो हमारे विंडोज़ में आउटलुक होता है, ये वैसे ही है। तो ये मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है एक, जो कि हमें मैक ओएस के अंदर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ये। ठीक है। इसके अलावा इसमें कैलेंडर भी हैं और कुछ रिमाइंडर्स वगैरह भी हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ये कैलेंडर सॉफ्टवेयर है, इस पे आपका जो भी
मेल, जैसे मेल आता है उसमें मीटिंग्स वगैरह होते हैं, तो वो सब उसमें सिंक हो जाता है, जिससे आपको कैलेंडर के अंदर आपका जो भी रिमाइंडर्स वगैरह है वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर वैसे ही है, ये आपको मेल क्लाइंट में भी मिल जाते हैं, जैसे आउटलुक होता है उसमें ये इनबिल्ट होता है। मैक में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ, हमने यहाँ पे नोट्स खोला हुआ है, तो यहाँ पे क्विकली आप अपने जो भी रिमाइंडर्स वगैरह हैं उसको एज अ नोट यहाँ बना सकते हैं। और एक अच्छा चीज़ में ये है, अगर आपने नोट्स, जैसे हमारे आई क्लाउड से अगर सिंक होता है, आपके पास एप्पल का आईफोन है, तो जो भी नोट्स है आपके, जैसे कोई भी घर का आपका कोई भी सामान लाना है या कोई भी लिस्ट वगैरह है जिसको आपको रोज़ के रोज़ कंप्लीट करना है, तो वैसे आप बनाते जाएंगे यहाँ पे अपने नोट्स, और ये आपके आईफोन में सिंक होता जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने मैक ओएस के पार्ट 1 जो हमारा जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हमने। इस पर हमने बेसिक इसके यूसेज वगैरह हमने देखा है कि क्या होता है मैक ओएस, कैसे इसके क्या क्या काम है इसके। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस इसके और भी फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल में हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ कंप्लीट कर लिया। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।